हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ओशनोग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो हम महासागर में जितने भी इसकी आकृतियां हैं, यानी कि महासागरीय अर्धस्थल, महासागरीय अर्धस्थलों में हम महासागरीय सागरीय सेल्फ, महासागरीय ढाल, महासागरीय मैदान और गर्त समझेंगे। उच्चावच की जो लघु आकृतियां हैं जैसे कटक, कैनियन, समुद्रीय टीले, निमग्न द्वीप, प्रवाल द्वीप, इनको देखेंगे। फिर इसके साथ ही जो है मतलब इनको डेप्थ में देखने के बाद में महासागरीय जल का तापमान कैसे, मतलब कि इसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इनको देख लेंगे। फिर ऐसी लवणता को देख लेंगे। फिर महासागरीय जल का संचालन कैसे कैसे होता है, तरंगें क्या होती हैं, ज्वार भाटा क्या होता है, धाराएं क्या होती हैं, इनके बारे में देख लेंगे। और क्षैतिज गति, ऊर्ध्वाधर गति क्या होती है, तरंग के बारे में सब कुछ, ज्वार भाटा के बारे में, और लास्टली महासागरीय धाराओं के बारे में। एंड यहाँ पे मैप ड्रॉ करके इनको समझ लेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में भारत का भूगोल कंप्लीट कर लेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं पहले महासागरीय अर्धस्थल से। तो जैसे हमारे जो महाद्वीप होता है तो वहाँ पे बहुत सारी हमें पहाड़ मिलते हैं, पठार मिलते हैं, मैदान मिलते हैं, और मतलब कि तट मिलते हैं। वैसे ही महासागरों के अंदर भी कई आकृतियाँ हैं, तो उसको हम एक साथ में बोल देते हैं महासागरीय अर्धस्थल। अब इनमें क्या क्या होता है, तो महासागरीय सेल्फ होता है। जब भी आप जो भी देखते हैं आप कभी भी जहाँ पे आप खड़े होते हो, तो वो अधिकांशतः महाद्वीपीय सेल्फ होता है। ठीक है, जहाँ आप खड़े होते हो वहाँ नहीं, उससे थोड़े आगे तक का जिसमें उथलापन होता है। ठीक है, तो उस इलाके को हम कहते हैं महासागरीय सेल्फ। एक उथला समुद्र होता है। और अगर इसकी बात की जाए कि सबसे बड़ा कहाँ पे है, तो साइबेरिया में है, और सबसे छोटा जो है वो चिली में है। तो यहाँ पे ऐसा एक मैप बनता है साउथ अमेरिका का और इधर चिली का। तो ये सबसे सकरा, मतलब सबसे पतला जो है वो इधर का है, सबसे चौड़ा जो है वो साइबेरिया का है। ये पतला और मोटा और पतला क्यों होता है, तो देखिए यहाँ पे अगर पेड़ पौधे हैं तो सीधा ही आप इधर से सीधा मतलब कि ये उथलापन कम होगा, सीधी गहराई आ जाएगी, तो वो ढाल हो जाएगी। तो इस वजह से इस कहीं कहीं पर इधर, क्योंकि कौन सा पर्वत है, एंडीज, तो इस वजह से कम है। और जहाँ पे ये टूटन फूटन होती रहती है नदियों द्वारा या किसी भी वजह से, तो वहाँ पे ये महाद्वीपीय सेल्फ जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब महाद्वीपीय सेल्फ ये वाला इलाका हमने देख लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आ जाते हैं अगले में, जिसका नाम है महाद्वीपीय ढाल। तो एक मतलब कि बिल्कुल ढाल होती है, तीव्र ढाल, जहाँ पे अगर आप पैर रखोगे और फिसल जाओगे और गहराई में पहुँच जाओगे। जैसे हम तैरने जाते थे तालाब में, तो हम मतलब कि हमारे साथ में 2-4 लड़कियां और होती थी। तो वहाँ पे क्या होता था कि एक गहराई तक तो हमारे पैर रुकते थे। फिर अगर उससे ज़्यादा गहराई होती तो अपने आप इतना गहराई में पहुँच जाते थे कि अगर तैरना नहीं आता तो डूब जाएंगे। तो इस वजह से उसको ही हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ढाल। जितने लोग तालाब में और नेचुरल जगह होती हैं उनमें तैरने कभी गए होंगे तो उन्हें ये बात समझ में आती होगी। और ये जो क्षेत्र है, ये महासागरीय बेसिन, जो कि ये क्षेत्र है, वो महासागरीय सेल्फ के बीच का क्षेत्र है। 2 से 3 डिग्री की ये ढाल होती है। ठीक है, फिर ये जो मैदान जैसा भाग दिख रहा है इधर अंदर, तो इसको बोलते हैं महासागरीय गहरी समुद्रीय मैदान। ठीक है, ये सबसे सपाट होते हैं और चिकने भी होती हैं। चिकने क्यों होती हैं, गाद और जो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो ऐसी होती है। जैसे हमें लगता है कि सबसे सपाट इलाका महाद्वीपों पे, नहीं, सबसे जो सपाट इलाका होता है महाद्वीपों के मैदान होते हैं। फिर अचानक से कोई गर्त मिलेगा, मतलब गड्ढा मिलेगा, उसको बोलते हैं महासागरीय गर्त। तो ये चीज़ है सबसे गड्ढा, गहरा जगह का नाम। ये सबसे सपाट, ये ढाल, और ये हो गया महासागरीय महाद्वीपीय सेल्फ। तो ये 4 हमने पढ़ लिए, इनको ही हम बोलते हैं महासागरीय अर्धस्थल। अब बात आती है लघु, छोटी छोटी और आकृतियाँ भी बनती हैं, तो उनको भी हमें देखना पड़ता है। तो अब हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी हैं ऐसी आकृतियों में, तो हम कटक देखेंगे। कटक आप हमने वो ज्वालामुखी वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी देखा था। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये मतलब कि
इधर हम समझें कि इधर से निकल रहा है मैग्मा, मतलब ज्वालामुखी की वजह से इस साइड और इस साइड जमता जा रहा है। इधर समझ लें, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, तो इस दोनों साइड क्या बन रही हैं, एक आकृति सी बना देती हैं, ठीक है। तो इनको ही बोलते हैं महासागरीय कटक। तो प्लेटों के अपसरण की वजह से ये होता है। इसका उदाहरण हमें मिलता है मध्य अटलांटिक कटक के रूप में, सबसे बेस्ट उदाहरण है, ठीक है। फिर महासागरीय गर्त हमने देख ही लिया है। अब ये जो महासागरीय गर्त बनता है, ये क्यों बनता है, प्लेटों के अभिसरण से, क्योंकि एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट, एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकरा जाती है। तो यहाँ से या तो प्रबल भूकंप आ सकता है टकराने से, तो टक्कर होती है दो लोगों की, तो क्या झटका सा ही नहीं लगता है, उस झटके को क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, या सक्रिय ज्वालामुखी भी बन सकते हैं। और यहाँ पे मध्य सागरीय कटक जब अपसरण होता है, तो अपसरण में क्या होता है, भूमि का निर्माण होता है, और इसमें भूमि या का क्या होता है, नष्ट होती है, क्योंकि इधर पे क्या हो रहा है, एक दूसरे में टच हो रही है। अब हमें देखना है महासागरीय समुद्री टीला। अब समुद्री टीला जो होता है वो ऐसा होता है कि ये समुद्र की जो सतह है इससे नीचे तक जाता है, इसको टच नहीं करता है। और अगर इसको इसके ऊपर दिखने लगे तो इसको बोलते हैं प्रवाल द्वीप, या जो भी द्वीप है, जो दिखने वाले द्वीप हैं वो द्वीप बोल देंगे, या प्रवाल से बना है तो द्वीप बोल देंगे। अगर इसका ऊपर वाला सिर जो है वो नुकीला नहीं है तो इसको निमग्न द्वीप बोलते हैं, और वो निकला नहीं रहता है पानी से बाहर, ठीक है। पानी से बाहर निकलेगा तो उसको द्वीप बोलेंगे, और वो किसका बना है, अगर प्रवाल का बना है तो प्रवाल द्वीप। एक और चीज़ इधर कैनियन, कैनियन क्या होती है, तो ये ढाल है ना, उसी के बीच में अगर कोई बहुत गहरी खाई हो तो उसको अपन कैनियन कहते हैं, जलमग्न कैनियन। आई होप चार आपको अर्ध स्थल के नाम और ये 6 लघु आकृतियाँ याद हो गई होंगी। तो अब मैं आपसे पूछूंगी और आप हमें बताएंगे कि ये क्या है, ठीक है। चलिए, टेस्ट है अब आपका। ये पेड़ है, ये हमारा महाद्वीप है, ठीक है, यहाँ पे घर बने हुए हैं और सब कुछ है। फिर ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं। फिर इसको क्या बोलेंगे, सडनली गिर जाने को, हाँ बिल्कुल सही, महाद्वीपीय ढाल बोलेंगे, ठीक है। फिर इधर इस जो ये सपाट इलाका है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे महासागरीय समुद्रीय मैदान। फिर इसी में अगर कोई गड्ढा है, कोई बहुत ज़्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे, महासागरीय गर्त। चलो ये तो बढ़िया रहा, बन गया। तो अभी आपने क्या समझा, ये उथला सा इलाका क्या कहलाता है, महासागरीय महाद्वीपीय शेल्फ। ये ढाल क्या कहलाती है, महाद्वीपीय ढाल। ये सपाट इलाका क्या कहलाता है, समुद्री मैदान। और यहाँ पे अगर गर्त है तो ये हमने देखा था महासागरीय गर्त। ये आपको 1 2 3 और 4 चीज़ें समझ में आ गई। अभी एसी गर्त में अगर खाई है तो इसको क्या बोलेंगे, कैनियन, ठीक है। अब इधर से लावा निकल रहा है, इधर बन रही है जो संरचना, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, महासागरीय कटक। अगर एक मतलब कि नुकीला है और ऐसे पानी से बाहर नहीं निकल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, टीला ही बोलेंगे। और इसको अगर एक मतलब कि नुकीला ना होके सपाट है तो इसका सिर, तो इसको क्या बोलेंगे, निमग्न द्वीप। और अगर ये बाहर आ गया है तो द्वीप बोलेंगे, और अगर ये प्रवाल से बना है तो प्रवाल द्वीप बोलेंगे। तो ये एक हो गया, ये लघु आकृति में, ये 2 और ये 3 4 5। अभी क्या बचा, अभी हाँ एक और चीज़ बची जिसका नाम क्या बचा दिया मैंने, हाँ ये महासागरीय कटक हो गया था, टीला हो गया था, निमग्न द्वीप भी बोल दिया था, प्रवाल भी द्वीप भी बोल दिया। 1 2 3 4 5, हाँ सब तो हो गया, क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, महासागरीय जल का तापमान क्या कैसी चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। तो महासागरीय जल का तापमान कैसे, इंटरेस्टिंग है ना। हमें अपनी पृथ्वी का तो पता है कि सूर्य आता है तो हमारी धरती गर्म हो जाती है, रात को सूर्य चला जाता है तो धरती ठंडी हो जाती है। तो कभी हमने सोचा है कि जल का तापमान कैसे काम करता होगा महासागरीय जल का। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 तरीके से देखते हैं। एक तो जैसे कि जब हम लोग तैरने ही जाते थे तो जो तालाब होता था
उसका सुबह के टाइम पे अगर हम जाते थे तो एग्जैक्टली क्या होता था कि नीचे का पानी जो होता था वो एग्जैक्टली मुझे मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कन्फर्मली, लेकिन ऊपर का पानी जब सूरज आता है तो ऊपर का पानी गर्म हो जाता है। जैसे अगर हम लोग जाते थे, क्योंकि 10 से 11 12 कभी एक एक 2 घंटे तैरते थे, और ऐसा तालाब होता था। एक बीच में एक टापूसी थी का मतलब वहाँ पे रेत का टीला बना हुआ था, क्योंकि वो खुदाई हुई होगी जब तालाब खाली हो जाता है, तो कुएं की यहाँ पे वो रेत थी, और वहाँ पे एक झोपड़ी बनी रहती थी, और वहाँ नाव रखी रहती थी, और इधर हम लोगों के इधर से तैरते तैरते तो इतना तैर लेती थी, कम से कम इधर काफ़ी दूर हुआ करता था, बट इधर से इतना तैर के इधर तक जाते थे। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोगों का जो टाइम था वो, मैं मॉर्निंग में कभी तैरने नहीं गई तो एग्जैक्टली याद नहीं। बाकी जब सूर्य आ जाता है ना, तो क्या होता है कि ऊपर का पानी तो गर्म है, लेकिन नीचे जैसे ही हम तैरने के लिए जाते हैं तो नीचे का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। तो ए कौन सा है, ए है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊपर से नीचे की तरफ। क्षैतिज वितरण की अगर हम बात करेंगे तो क्षैतिज वितरण में है कि इक्वेटर पे कैसा है और ध्रुवों की तरफ कैसा है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलो इनको ही देखना है। ऊर्ध्वाधर वितरण में 3 परतें हैं। एक ऊपर की परत है जो कि 10 मतलब कि यहाँ का तापमान, ठीक है, तो ये इधर 20 डिग्री से और लगातार कम ही होता जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे, तो 20 से लेके 25 निम्न अक्षांशों पर हमेशा ऐसा होता है, और मध्य अक्षांशों में इतना तापमान ग्रीष्म ऋतु में होता है। ठीक है, इतना डिटेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए कि सबसे ऊपरी वाली परत सबसे ज़्यादा गर्म होगी, फिर अंदर जाओगे तो और कम हो जाएगा। थर्मोलाइन एक लाइन आ सकता है सीधा ही कि थर्मोलाइन किससे संबंधित है, तो थर्मोलाइन वो लाइन है जहाँ से तापमान तीव्रता से गिरता है पानी के अंदर, तो उसको थर्मोलाइन बोलते हैं। तो जैसे कि हम वो पढ़ते हैं समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, वैसे ए लाइन भी आ सकती है, थर्मोलाइन। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो अगली परत होती है वो हमेशा 0 डिग्री से कम यहाँ का तापमान होता है। तो ये गहराई थी, तो ये 500 मीटर तक जाएगी, ये 1000 हुई, और उससे ज़्यादा गहरा। हमें बस इतना मतलब कि डीपली मुझे पता है ना कि छोटी छोटी सी जो वो चीज़ें होती हैं, और ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन नहीं आते तो वो हमें याद नहीं रहती, तो हमें केवल ये याद रखना है कि 3 परतें हैं। पहली परत सबसे गर्म है, दूसरी परत में तीव्रता से तापमान गिरता है, उस लाइन का नाम है थर्मोलाइन, जिस लाइन के बाद अचानक से बहुत तीव्रता से तापमान गिरता है। और तीसरी लाइन है, तीसरी परत जो है वो हमेशा 0 डिग्री तापमान रहता है यहाँ का। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब क्षैतिज वितरण के बारे में हम बात करते हैं, और क्षैतिज वितरण में ध्रुवों पे कैसे ही ज़्यादा हो सकता है तापमान, इधर पे ही ज़्यादा होगा ना, ध्रुवों की तरफ कम होगा। ध्रुवों की तरफ कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य सीधा नहीं चमकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इक्वेटर पे ही सबसे ज़्यादा होगा, जहाँ पे स्थलीय भाग ज़्यादा हैं, मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे महाद्वीप ज़्यादा हैं उसके पास या उधर पे ज़्यादा तापमान होगा। जैसे अगर पूरे जितने भी महासागर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा अटलांटिक ही गर्म होगा ना, क्योंकि वो चारों तरफ से महाद्वीपों से ज़्यादा घिरा हुआ है। जैसे कि ऊपर आर्कटिक तो वो ध्रुवों पे है, और यहाँ पे प्रशांत, काफ़ी सारी नदियों का पानी भी इसमें शामिल होता है, बड़ा भी है एक तरह से। हिंद महासागर भी ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कि इधर अटलांटिक की देखें तो इधर पे अफ्रीका हो गया, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया और यूरोप, तो ये उतनी ज़्यादा शायद गहराई भी नहीं है, और जो है यहाँ का तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारकों में एक अक्षांश, यानी कि वो तो कंपलसरी बात है कि इधर जो इक्वेटर पे होगा उससे ऊपर और नीचे वैसा नहीं होगा, तो अक्षांशों के अनुसार जो तापमान है वो जल का प्रभावित कौन करता है, अक्षांश करता है। विषुवत से ध्रुवों की तरफ लगातार तापमान कम होता जाता है। स्थल एवं जल का असमान वितरण, तो ये मैंने बात अभी की है, उदाहरण भी बताया। तो उत्तरी गोलार्ध का तापमान जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि महाद्वीपीय क्षेत्र ज़्यादा है, दक्षिण गोलार्ध का कम है। पवने, तो गर्म क्षेत्र के पानी को ठंडे क्षेत्र में लेके आना।
तो ऐसे ऐसे ही धाराओं का काम है। और धाराएं मतलब पवनों के अनुसार ही धाराएं चलती हैं, पवनों के अनुसार ही धाराएं चलती हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। तो आई होप कि अभी तक हमने जो समझा वो आपको समझ में आया है कि तापमान जल को कैसे प्रभावित करता है, मतलब उसके प्रवाह को। और फिर हमने ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण और प्रभावित करने वाले कारक देखे। अब ऐसी ही चीज़ें हमें कहाँ पे देखनी है, महासागरीय लवणता वाले टॉपिक में भी सेम चीज़ें देखनी है, ठीक है। महासागरीय लवणता तो ये जो है इंटरेस्टिंग है कि देखो, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें कितने नमक की मात्रा है, इसको ही हम लवणता बोलते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा को हम महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले क्या कौन कौन से कारक हैं? बाष्पन, यानी कि यहाँ पे मतलब मान लो कि ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 1000 ग्राम में 27 नमक के घुले हुए नमक की मात्रा है। इधर पे 37 है और इधर पे 35 है। लेकिन अगर इसका बाष्पन ज़्यादा होता है ना, तो जो शुद्ध जल के रूप में है वो तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बचेगा इधर 35, तो ये और बढ़ जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो बाष्पन हो गया। और बर्फ़ में बदलना, ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाती है, लवणता बढ़ जाती है। दूसरा है वर्षण। ये एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे जैसे इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा तापमान है और सबसे ज़्यादा मतलब कि वर्षा होती है, हर दिन वर्षा होती है। तो वैसे तो यहाँ पे तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लवणता ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेली ही बारिश होती है तो वो जो नमक के घुले हुए नमक की मात्रा है जल में, वो भी उसके साथ ही घुल के निकल जाती है। तो इस वजह से वर्षण से लवणता कम हो जाती है। ताज़ा जल, अगर ये नदियाँ हैं, ठीक है, और ये मिल जाएं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन ताज़ा जल जैसे ही आ जाए तो वहाँ पे लवणता कम हो जाती है। पवनें भी ऐसे ही कुछ काम करती हैं। और धाराएं एवं घनत्व एवं तापमान, ये सब भी लवणता को बढ़ाते हैं। अब ये हो गया। अब हम देख लेते हैं वितरण। तो हमें 2 तरह से वितरण को देखना है, एक तो क्षैतिज वितरण देखना है, एक ऊर्ध्वाधर वितरण देखना है। क्षैतिज वितरण की बात करें तो जो इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। इक्वेटर पे भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा बंद महासागर में होगी, क्योंकि बाहर से अगर नदियों पानी नहीं वो कर रही हैं और यहाँ से पानी नहीं निकल रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा होगी। पोलर पे जो है लवणता कम होती है। ऊर्ध्वाधर की बात करें तो ऊपर जो है निम्न लवणता होती है और नीचे, जैसे अगर एक ग्लास ले मैंने ग्लास बनाया ही है तो, और हम उसमें नमक घोलें तो वो नमक जो है वो नीचे पहुंच जाता है और ऊपर पानी पानी रहता है। तो वो पानी तो खारा तो होगा ही, लेकिन नीचे ज़्यादा खारापन होगा। तो नीचे उच्च लवणता होती है, ऊपर निम्न लवणता होती है। गहराई से लवणता जो है वो जो गहराई है ना उसमें लवणता निश्चित रहती है। हेलो लाइन क्या होती है, अभी अपन ऊपर थर्मो लाइन पढ़ी थी, उसका क्या मतलब था। अब हेलो लाइन, तो हेलो लाइन क्या है, लवणता तीव्रता से बढ़ती है। वहाँ पे तापमान गिर रहा था, यहाँ पे हेलो लाइन में क्या है, तीव्रता से लवणता बढ़ रही है। वहाँ कम होने से चीज़ें ख़राब होती थी, ख़राब नहीं मतलब जैव विविधता और चीज़ें, और यहाँ पे वो केवल याद करने के लिए ऐसे ही बोल दिया। अब आगे हमें पढ़ना है महासागरीय जल का संचालन कैसे होता है, मतलब एक जगह से जल दूसरी जगह पे कैसे जाता है। तो तरंग के माध्यम से जा सकता है, ज्वार भाटा के माध्यम से और धाराओं के माध्यम से, लेकिन तरंगों के माध्यम से एक्चुअल में जल नहीं जाता है, जल उधर ही रहता है। हवा जो होती है वो मतलब कि वो होती जाती है। अब हम यहाँ पे क्षैतिज गति में तरंगें और धाराएं पढ़ेंगे, और ऊर्ध्वाधर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ज्वार भाटा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तरंगों में बस ये मान लीजिए कि जल नहीं है, ये ऊर्जा है, ठीक है, ये ऊर्जा है। संरचना की बात करें तो इधर देख लेते हैं संरचना, तरंग को वेव कहते हैं इंग्लिश में, ये संरचना है, ठीक है। तो जो तरंग आवृत्ति फ्रिक्वेंसी है वो क्या, मतलब कि तरंग आवृत्ति से हम क्या समझते हैं, 1 सेकेंड में एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या, मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ से 1 सेकेंड में कितनी बार गुजरे उसको बोलते हैं हम तरंग कितनी बार गुजरी, उसको बोलते हैं तरंग की आवृत्ति।
अब तरंग की गति किसे बोलते हैं? गति करने की दर, मतलब तरंग कितनी गति से आगे बढ़ रही है, तो तरंग गति उसे बोलेंगे। इजी है। तरंग काल किसे बोलते हैं? तो तरंग काल उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जो दो तरंगों के बीच का क्षेत्र होता है। जो ऊपर वाला क्षेत्र होता है तरंग के, उसको शीर्ष बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको गर्त बोलते हैं। तरंग ऊंचाई और तरंग आमाप, तो ये जो है इतने से इतने में कितनी तरंग ऊंची थी, इसको ऊंचाई बोलते हैं। और केवल और केवल तरंग का आयाम जो है इस क्षेत्र को बोल देते हैं। अब देखिए इतना इधर से क्वेश्चन उतने आए भी नहीं हैं, तो आप उसको स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। बट मतलब जब मैं ये टॉपिक बोल रही थी तो मुझे पहले ये बोलना था कि ये टॉपिक उतना है इम्पॉर्टेंट, आपको पढ़ना चाहिए। और ये जितनी भी डेफिनेशंस इधर छोटी छोटी सी वो बताई हैं, पढ़ लेना थोड़ा सा, बट उतना नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक ज्वार भाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ज्वार भाटा की बात चल रही है। ज्वार भाटा क्या है? तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो आंतरिक अभिकेंद्रीय बल है के आकर्षण के कारण दिन में एक या दो बार ऊपर पानी का ऊपर उठना और गिरना जो है वो ज्वार भाटा कहलाता है। मुहर्रिम भी ऐसे ही होता है, बट उसमें वायु एवं वायुमंडलीय दाब परिवर्तन के कारण ऐसा होता है, और वो जल की जो गति है वो नियमित नहीं होती है। लेकिन जो ज्वार भाटा है उसकी गति नियमित होती है, और यह सूर्य, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। एग्जैक्टली PY की यूज़ है क्वेश्चन का, तो इस वजह से यहाँ पे फोकस देना। क्यों ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है अपने आप से। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और उसका, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचेगा, तो हम क्या कहते हैं, कोई अपना हमारा हाथ अगर अपनी तरफ खींचता है तो हम भी अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। तो वैसे ही जब सूर्य या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगा होता है तभी पृथ्वी का अभिकेंद्रीय बल एक तरफ से लग रहा होता है, तो इनकी वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अब ज्वार भाटा के प्रकारों को देखना है, तो ज्वार भाटा के प्रकारों के आधार हैं। एक तो आवृत्ति के आधार पे कि कितनी बार आ रहा है, तो एक है अर्ध दैनिक, यानी कि डेली 2 उच्च और 2 निम्न इसमें वो आएंगे। एक से हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि जो अर्ध दैनिक होते हैं वो डेली दिन में 2 बार उच्च और 2 बार निम्न ज्वार भाटा आते हैं, और इनकी ऊंचाई समान रहती है। फिर दैनिक जो ज्वार भाटे का प्रकार है उसमें एक उच्च और एक निम्न ज्वार आता है, इसमें भी ऊंचाई समान रहती है। मिश्रित जो ज्वार है, वो ज्वार मतलब होता है ऊपर उठना और भाटा मतलब होता है नीचे गिरना। तो जब मैं ज्वार भाटा गलती से बोल दूँ तो आप मेरी भावना समझ देना। ऊपर उठने की बात जब मैं करूँ ज्वार, और क्योंकि जब पानी ऊपर उठेगा तो ऐसा है नहीं कि ऊपर ही रहे, नीचे ही आएगा, तो ज्वार भाटा का मतलब समझ लेना। मिश्रित मतलब असमान ऊंचाई वाले दिन में 1 2 ऐसे, मिश्रित मतलब मिश्रित ही कितने भी मिश्र होके आ सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ऊंचाई कम ज़्यादा भी हो सकती है। अब ये तो हो गई आवृत्ति के आधार पे कि कितने आ रहे हैं दिन में। अब देखते हैं हम स्थिति के आधार पे, यानी सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की कैसी स्थिति है, इसके आधार पे भी ज्वार को बांटा गया है। तो एक होता है बृहद ज्वार, एक होता है निम्न ज्वार। बृहद ज्वार कब आएगा? महीने में 2 बार आएगा। कब कब? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों ही एक लाइन में होते हैं, तीनों एक सीधी रेखा पर होते हैं। ऐसा कब कब होता है? पूर्णिमा और अमावस्या का होता है, तो ऐसा माह में 2 बार होता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम किसकी बात करें, निम्न ज्वार की, तो निम्न ज्वार जो है ये तीनों के समकोण की स्थिति में बनता है। मतलब यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे सन है और यहाँ पे आए थे, या जैसे भी कंडीशन हो ये समकोण पे बने तब ये आता है। बृहद एवं निम्न ज्वार के बीच में 7 दिन का अंतर होता है इसमें। और ये ऐसा कब कब हो सकता है, तो या तो उपभू हो, यानी कि चंद्रमा सबसे पास में हो और चंद्रमा सबसे दूर में हो, तो ऐसा, और या जो सूर्य है वो सबसे पास में हो और सूर्य सबसे बाद में दूर हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब महत्व क्या है इसका, ज्वार भाटे का, और क्यों हमें इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या कोई इसका इम्पोर्टेंस है?
तो हाँ, इसका इम्पोर्टेंस बहुत सारे हैं, जिनमें से नौका संचालक जो हैं, अगर आपको अपनी नौका निकालनी है और अगर ज्वार आया तभी अगर हमने निकाल दी, मतलब कि बंदरगाह पे भेज दी, तो वो ऊपर आसानी से आ जाएगी। मछुआरों के लिए उपयोगी है, प्रदूषित जल को बाहर कर देती है, क्योंकि जब ऊपर उठे या नीचे जाए तो वो जो प्रदूषित क्षेत्र का जल है वो बाहर निकल जाएगा। विद्युत शक्ति और कनाडा, भारत में दुर्गाबानी जो कि वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे हम इस पे विद्युत शक्ति केंद्र बना रहे हैं, तो वहाँ इससे विद्युत भी उत्पन्न की जा सकती है। तो ये ज्वार भाटे का महत्व हो गया। अब आगे चल के हम महासागरीय धाराएं देखते हैं। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन 2024 में भी क्वेश्चन था और 23 में भी एक क्वेश्चन था, गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड कुछ था, और मतलब लगातार इधर से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम आ चुके हैं अब। तो महासागरीय धाराएं जो हैं वो क्या हैं? निश्चित मार्ग व दिशा में जल का नियमित प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? महासागरीय धाराएं। कारण क्या है? तो एक प्रभावित बलों की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो उत्पन्न करने वाले कुछ बल पड़ेंगे और उनको संचालित करने वाले कुछ बल पड़ेंगे। तो प्राथमिक बल यानी कि ए बल जो हैं, इनकी वजह से धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो वो है सौर ऊर्जा, यानी कि जो ये सन है और यहाँ पे पानी जो है, इसकी लाइट पड़ेगी तो ये पानी गर्म होगा, और गर्म होगा तो ये इधर से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर देगा। वायु, अब ये जो गर्म पानी है, ये इसको वायु जो है इस जल को गतिमान बना देगी। फिर जो कॉरियोलिस बल है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा की दाएं ओर घुमाएगा पानी को, और साउथ हेमिस्फीयर में घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएगा, मतलब कि जल का प्रवाह को गतिमान करने में मदद करेगा। अब द्वितीयक जो बल है वो है घनत्व, लवणता, और ठंडा जल जो है वो ध्रुवों से नीचे की ओर खींचता है, विषुवत की ओर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि द्वितीयक बल के रूप में कार्य करती हैं और जल को संचालित करके रखती हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अब आगे देखते हैं प्रकार। तो गहराई के आधार पर सतही जो धाराएं हैं वो 10% हैं, ऊपर 400 मीटर के उस पर जो धाराएं वो होती हैं, और गहरी धाराएं जो हैं वो 90% जो है वो गहरी धाराएं तापमान के आधार पर बांटी गई हैं, और ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो इसको में ठंडी और गर्म धाराएं हमें पढ़नी होती हैं। अब इनको भी हम बांट सकते हैं मध्य एवं निम्न अक्षांशों पर, ये पश्चिम महाद्वीप के पश्चिमी तट पे चलती हैं, और उच्च अक्षांशों पर ये पूर्वी तट पे चलती हैं ठंडी धाराएं। गर्म धाराएं इसके जस्ट अपोजिट है, मध्य एवं निम्न अक्षांशों पर पूर्वी तट पे चलती हैं और उच्च अक्षांशों पर पश्चिमी तट पे चलती हैं। इससे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आता है क्वेश्चन, अब जो अभी ये धाराएं के नाम पढ़ेंगे ना, उधर से ज़्यादा आता है। ये जो है धाराओं के प्रभाव मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये मछली पालकों और मछली पालन के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक गर्म जल को ठंडे जल से की ओर लेके जाती हैं, तो वहाँ पे ये, और फिर जब इधर पे गर्म जल इधर से चला जाता है तो ठंडा जल आता है। तो इससे क्या होता है कि नीचे से जब ये आता है तो साथ में क्या लेके आता है, अंदर से पोषक तत्वों को लेके आता है। जब पोषक तत्वों को लेके आता है तो इधर पे जब पोषक तत्व होंगे तो मछलियाँ ज़्यादा होंगी, तो मछली पालन में सहायक है। इस पे तो प्री में भी क्वेश्चन आया था वैसे एक आध बार, कोई बार। जलवायु आदि में भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धाराओं से जल का संचालन होता है। अब हम प्रमुख धाराओं को देखेंगे। अटलांटिक की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं, हिंद महासागर की। यहाँ पे गर्म और ठंडी, लेकिन इसको हम इधर से ना समझ के इधर हमने मैप निकाल लिया है, तो इधर से समझ लेते हैं। मैंने अपनी वीडियो ऑन नहीं की थी, तब से मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। चलिए फिर से स्टार्ट कर देते हैं। अरे यार, क्या मेरी भी यार। हाँ, तो देखिए हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे ये विषुवतीय धारा है। अब विषुवतीय धारा जो है ये आगे इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से टकराकर इधर ऊपर की तरफ चली जाती है, और गल्फ स्ट्रीम ये भी गर्म है और ए भी गर्म है, क्योंकि विषुवत से जा रही है। और फिर उत्तरी अटलांटिक अफवाह ए भी गर्म है। इधर नॉर्वेजियन की एक धारा इधर लिखी नहीं है, लेकिन एक और धारा होती है नॉर्वे के नाम पे ही, ये नॉर्वेजियन की धारा, एक गर्म धारा है 4।
उत्तरी विषुवतीय धारा, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रही है और इसी वजह से यहाँ पे रहना योग्य है, क्योंकि यहाँ पे गर्म क्षेत्र हो जाता है, वरना इतना ठंडा होता। इधर क्योंकि ठंड पड़ रही है तो इधर भी ठंड पड़ती है, लेकिन ये जो गर्म इधर का पानी है ये इधर लेके जाती है। तो उत्तरी अटलांटिक अफवाह और नॉर्वेजियन की धारा ये भी गर्म ही है ये। अब फिर इधर से जो मुड़ जाती है ये कैनरी की धारा। और ऊपर दो धाराएं और देखनी है ठंडी, एक है ग्रीनलैंड की धारा और एक है लेब्राडोर की धारा। ठीक है, तो ये 3 ठंडी हो गई, कैनरी की धारा, लेब्राडोर की धारा और ग्रीनलैंड की धारा। ये है लेब्राडोर की धारा, ये है ग्रीनलैंड की धारा। ठीक है, तो 4 हमने गर्म देख ली और 3 हमने ठंडी। अब लिख दीजिए उनका नाम नीचे। अगर उत्तरी अटलांटिक महासागर की ही बात करें तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही यहाँ पे होगी विषुवतीय प्रतिधारा। ठीक है, अब ये दक्षिण विषुवतीय धारा जो है ये ब्राज़ील देश पे इस धारा का नाम पड़ा है, ब्राज़ील की धारा। फिर आएंगे हम नीचे तो ये पश्चिमी पवन प्रवाह। फिर इधर से एक जो धारा आ रही होगी इस क्षेत्र का नाम है फैकलैंड, तो इधर है फैकलैंड द्वीप के नाम पे फैकलैंड की धारा, जो कि ठंडी धारा है। और यह वेगुला की धारा, ये ठंडी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी ठंडी थी। वैसे आपको ध्यान रहेगा क्योंकि ब्राज़ील से इधर जा रहा है, फैकलैंड से नीचे से ऊपर आ रहा है, ध्यान रहेगा। अब आ जाते हैं विषुवतीय वो प्रशांत महासागर की धाराओं पर। तो यहाँ पे वही विषुवतीय धारा चल रही है। फिर एक गर्म क्योस्यो की धारा इधर पे जाएगी। क्योस्यो की धारा ऊपर ये प्रशांत अफवाह भी गर्म ही है। फिर अलास्का की जो धारा है वो भी गर्म ही है। फिर इधर से जो आएगी वो है ठंडी कैलिफोर्निया की धारा और ऊपर से ओएससीओ की धारा। ये 2 ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, बाकी की सारी कौन सी हैं, गर्म धाराएं। फिर अगर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखेंगे तो ये चल रही हैं विषुवतीय प्रतिधाराएं और ये भी गर्म है। ये पश्चिमी पवने हैं। और ये हम्बोल्ट की धारा, जिसे हम पेरू की क्योंकि पेरू तट पे है तो पेरू की धारा भी बोलते हैं ये। अब अभी हम उसमें पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी, जो भारत का जलवायु विज्ञान है उसमें पढ़ेंगे क्लाइमेट में कि अल नीनो ला नीनो। तो वहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी ये इधर से ठंडी ना होकर गर्म हो जाती है तो दिक्कतें क्या क्या आती हैं। तो हमने अटलांटिक की पढ़ ली, प्रशांत महासागर की पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं किसकी, हिंद महासागर की। तो हिंद महासागर में ये वही विषुवतीय प्रतिधारा, ऊपर की तरफ की धारा है तो ठीक ही है, इधर सोमाली की एक धारा है। ठीक है, अब ये जो है इधर पे अगुलहास की धारा कहलाती है। ठीक है, ये पश्चिमी पवन प्रवाह और ये है ठंडी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। इधर जो और इधर क्योंकि उस साइड आए नहीं थे, ये गर्म होती है और ये ठंडी होती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। 2-4 बार इसको देखेंगे तो बन जाएगा। और ये धाराएं ना ऐसी याद होने से ज़्यादा 5 से 6 बार लिखने से आती हैं। तो मतलब मैं यही कहूँगी 2-4 बार लिखिए और 1 हफ्ते में फिर उसको रिवाइज़ करते रहिए। अभी तो पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे ऑफ कोर्स, बट 4-5 बार अगर आपने पढ़ लिया और 6-7 बार बिना देखे लिख लिया है तो हो जाएगा। तो मैप लीजिए, इसको ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। हमने 30 मिनट के आसपास ओशनोग्राफी पूरा देख लिया जितना ज़रूरी था। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि जिससे स्किप करने की कोशिश की है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल ही नहीं हूँ, बट वहाँ पे था या नहीं, ये एनसीईआरटी में एक अच्छा फैक्ट है। तो और उस पर क्योंकि क्वेश्चन भी आया था, लवणता पे क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा किसकी है। तो बताइए किसकी है सबसे ज़्यादा, वॉन्जी मतलब इधर पे सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा है टर्की की, ये क्या है, वॉन झील। और फिर उसके बाद में है मृत सागर की और फिर अमेरिका की ग्रेट सॉल्ट झील की, मतलब नॉर्थ अमेरिका की। और यहाँ पे एक इफेक्ट ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं और वो है ए कि जो समुद्री जल में नमक है उसमें क्या है सबसे ज़्यादा। तो आप सोडियम मत लगा देना, क्लोरीन है सबसे ज़्यादा। तो ये 2 चीज़ें मुझे बतानी थी एंड 35 मिनट्स में ओवरऑल कंप्लीट कर दिया है।
मे बी सब्सक्राइब करने में हमें लगता है कि बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं तो नहीं हम देख पाते हैं, लेकिन वीडियो को सेव करने के लिए कुछ भी ऐसा कर लीजिए ताकि अगर आपको अचानक से रिमाइंड आ जाए कि उस 35 मिनट्स की वीडियो में सब कुछ कवर था, ओशनोग्राफी में एक बार वर्ड तो सारे के सारे सुन ही लूँ, क्योंकि रिकॉल हमें सब कुछ होता ही है, बस हमें एक बार हमारे ब्रेन को इल्यूज़न या उल्लू बनाना होता है कि हमने फिर से रिवाइज़ कर लिया। और ये करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और कॉन्फिडेंट हम बार बार सुन के, बोल के या देख के या पढ़ के ही होते हैं, तो तब के लिए वीडियो सेव करके रख लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि उसी के बिहाफ पे मैं ऊपर नीचे और नोट कैसे लगा इसका PDF मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी।